हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गोलीय पृष्ठ से अवशोषण के लिए व्यंजक पढ़ा था और ये व्यंजक आपने कुछ इस प्रकार का प्राप्त किया था। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R, जहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब यहाँ पे अगर आपने ये बोल दिया कि यदि पहला माध्यम जो है वो वायु है और दूसरा माध्यम हमारे पास में क्या है, कांच, क्योंकि कांच का ही बना हुआ था वो गोलीय पृष्ठ। तो पहला माध्यम वायु है तो इसका अपवर्तनांक N1 हो गया 1, और दूसरा माध्यम कांच है तो इसका अपवर्तनांक N2 था, जिसको हमने मान लिया N। ये दोनों मान आप यहाँ पे लिख दीजिए। हमारे पास में आ जाएगा N2 का मान तो हो गया N/V माइनस N1 का मान हो गया 1/U बराबर N2 का मान तो N माइनस 1/R। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर वायु पहला माध्यम और दूसरा माध्यम कांच हो तो ये व्यंजक काम में लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये केवल तभी काम में लिया जाएगा ये वाला व्यंजक जब पहला माध्यम तो कौन सा होगा, वायु, और दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा, कांच। ठीक है ना। अगर दोनों माध्यम ये नहीं है तो ये वाला व्यंजक काम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमने ये जो सूत्र है इसमें हमने देखा था कि आप ये जो सूत्र है ये आपकी बुक में केवल केवल अवतल पृष्ठ के लिए दिया गया था। हालांकि हमने इसे उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के पृष्ठों के लिए सत्यापित किया है। ये जो व्यंजक है ये आपकी पुस्तक में केवल और केवल अवतल पृष्ठ उत्तल पृष्ठ के लिए सॉरी दिया गया था। हमने इसे उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के पृष्ठों के लिए सत्यापित किया। ठीक है ना। इसके अलावा एक बात और देखिए, आप जो आपने अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के पृष्ठों के लिए इसको सत्यापित किया है, जब आपने अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के पृष्ठों के लिए इसको सत्यापित किया है तो आपने ये पाया था कि ये जो व्यंजक है ये दोनों प्रकार के पृष्ठों के लिए समतुल्यता मान्य होता है, एक समान रूप से लागू होता है। उत्तल पृष्ठ के लिए भी सेम ऐसा ही है और अवतल पृष्ठ के लिए भी सेम ऐसा ही। ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें उत्तल और अवतल पृष्ठ के बारे में आपने देख लिया। इसके बाद में यदि हम देखते हैं देखिए तो किस प्रतिरूप में क्या हो सकता है। हालांकि आपको पेपर में अगर पूछा जाता है तो आपको केवल केवल इसे उत्तल पृष्ठ के लिए सत्यापित करना है, केवल उत्तल पृष्ठ के लिए इसका सत्यापन करना है, क्योंकि आपकी किताब में केवल ये उत्तल पृष्ठ के लिए ही दिया गया है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं लेंस के बारे में। इससे आगे का बिंदु है हमारा लेंस। ठीक है। तो देखिए हम लोग लेंस, पहली बात तो देखिए लेंस जो होता है वो कैसा माध्यम होता है, पारदर्शी। पहली बात तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है, और दूसरी बात जो लेंस है जिसको आप पारदर्शी माध्यम बोल रहे हैं, जिस लेंस को आप पारदर्शी माध्यम बोल रहे हैं उसके प्रत्येक बिंदु की जो भौतिक अवस्था है वो भी समान होती है। इसका मतलब है लेंस जो है वो कैसा माध्यम हो गया, समांगी माध्यम हो गया। ठीक है। मतलब लेंस एक समांगी और पारदर्शी माध्यम है। ठीक है। और ये प्रकाश का अपवर्तन तो करता ही, लेकिन साथ में प्रकाश की कुछ मात्रा का अपवर्तन कुछ मात्रा का परावर्तन करता है। ठीक है। वो मुद्दा नहीं है हमारा, लेकिन ये क्या कर सकता है, या तो प्रकाश को फैला सकता है, अभिसारित कर सकता है, या फिर प्रकाश को एक निश्चित बिंदु पर संकेंद्रित कर सकता है यानी अपसारित कर सकता है। ठीक है ना। तो लेंस की परिभाषा में आप क्या बोल सकते हैं, वह समांगी पारदर्शी माध्यम, वह समांगी पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश को अभिसारित या अपसारित कर सकता है वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। वह समांगी पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश को अभिसारित या अपसारित कर सकता है वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है। समझे आप मेरी बात को। अब आगे देखिए हम लोग इसमें देखिए लेंस के जो प्रकार है वो दो प्रकार का हो गया लेंस, एक तो हो गया उत्तल लेंस और एक हो गया अवतल लेंस। हालांकि इन दोनों में जो आप प्रतिरूप देखेंगे उनके अनुसार आपको लेंस की एक दूसरी परिभाषा और मिलेगी। ठीक है। उनके अनुसार आपको लेंस की एक दूसरी परिभाषा और मिलेगी। अब देखते हैं देखिए क्या होगा। पहला हो गया, जैसे हमारे पास में उत्तल लेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला हो गया हमारे पास में उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, या फिर द्विउत्तल, दोनों साइड में उत्तल ही होता है इसके, द्विउत्तल या फिर उत्तल उत्तल। ठीक है। उत्तल प्लस उत्तल। तो ये देखिए हमारे पास में उभयोत्तल लेंस का प्रतिरूप कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, द्विउत्तल लेंस या फिर उत्तल उत्तल लेंस। इसके दोनों साइड, इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वक्रित हैं। इसके अलावा दूसरा होता है हमारे पास में समतलोत्तल। तो दूसरा आ गया हमारे पास में समतलोत्तल। इसमें ये जो एक पृष्ठ है ये तो समतल है और ये दूसरा पृष्ठ हो गया हमारे पास में समतलोत्तल लेंस हो गया।
और तीसरा हो गया हमारे पास में यहाँ पे अवतल उत्तल। अवतल उत्तल इसमें हम देखें, ये इसका एक पृष्ठ हो गया अवतल और ये इसका दूसरा पृष्ठ हो गया उत्तल। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ से आप देखिए, आप इसकी परिभाषा में क्या बोल सकते हैं कि लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो कि प्रकाश को अभिसारित या अपसारित कर सकता है। लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो कि प्रकाश को अभिसारित या अपसारित कर सकता है तथा इसके दोनों पृष्ठ वक्रित हो सकते हैं या फिर एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ वक्रित हो सकता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है जो कि है उभयोत्तल या द्विउत्तल या फिर उत्तरोत्तल। इसका दूसरा प्रकार हो गया समतलोत्तल और तीसरा हो गया अवतलोत्तल। ठीक है, और इसी प्रकार से एक अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस के बारे में अगर हम देखें तो अवतल लेंस जो है इसके भी तीन प्रकार हो गए। या तो हो जाएगा अवतल अवतल, या फिर इसका पहला तो आप नाम देख लीजिए उभयावतल, द्विअवतल, या फिर अवतलावतल। तो यहां से इसका ये एक पृष्ठ अवतल हो गया, साथ ही इसका जो दूसरा पृष्ठ है ये भी अवतल हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास में द्विअवतल लेंस। दूसरा देखें हम लोग, इसमें एक होता है समतलावतल, और समतलावतल कैसे होगा? ये एक पृष्ठ हो गया समतल और ये दूसरा पृष्ठ हमारे पास में कैसा हो गया? अवतल। ठीक है, तो ये हो गया समतलावतल। और इसका तीसरा और अंतिम प्रकार जो है तो देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा? उत्तलावतल। ठीक है, इसका तीसरा और अंतिम प्रकार हो गया उत्तलावतल। तो ये एक पृष्ठ इसका हो गया उत्तल और ये इसका जो अन्य पृष्ठ है ये क्या हो गया? अवतल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में उत्तलावतल लेंस। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब हमें इसके आगे देखना है, लेंसों से संबंधित कुछ बिंदुओं की हमें परिभाषा देखनी है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए क्या होगा और किस प्रतिरूप में होगा, देखना। अब लेंस में संबंधित कुछ बिंदुओं की परिभाषा हमें देखनी है और उनमें से वो पीछे तो बाकी तो सेम टू सेम है। एक तो जैसे मुख्य अक्ष क्या होती है वो तो जैसे पहले थी वैसी की वैसी है अभी, लेकिन अब एक आपको नई परिभाषा देखनी है जो कि हमारे पास में है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई उत्तल लेंस है या फिर इसको अवतल लेंस से देखें तो ये हमारे पास में है कोई अवतल लेंस। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब एक दूसरी हो गई इसकी सममिति अक्ष, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष और ये हो गई इसकी सममिति अक्ष, और इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, इसको ओ से दर्शाते हैं। ठीक है ना, किसी लेंस की मुख्य अक्ष और ये तो मुख्य अक्ष है और ये कौन सी अक्ष है? सममिति अक्ष। इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। या फिर अगर आपने मान लीजिए ये वाली जो अक्ष सममिति अक्ष ये नहीं बनाई हो तो इसकी दूसरी परिभाषा आप क्या बोल सकते हो? किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण, जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है, वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु
किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मतलब लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाता है वो बिंदु? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद में वही फोकस है, और फोकस में भी दो प्रतिरूप हो जाएंगे। इसमें दो फोकस होते हैं लेंस के लिए, एक तो होता है प्राथमिक फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। ठीक है ना। तो अब प्राथमिक फोकस के बारे में हम लोग देखें, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग देखें। देखिए लेंस के दोनों तरफ फोकस होते हैं, इस साइड में भी ले सकते हो और उस साइड में भी ले सकते हो। अब देखिए तो प्रथम फोकस के बारे में हम देखें। प्रथम फोकस के बारे में हम देखें इसमें, तो हमारे पास में जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास जैसे कोई उत्तल लेंस है और ये इसकी होगी सममितीय अक्ष और ये होगी इसकी मुख्य। ठीक है। और हमने दो प्रकार के फोकस बोले हैं, दोनों पृष्ठों के लिए दो फोकस होते हैं। तो इसमें आपने देख लिया, ये जैसे हमारे पास में प्रथम फोकस इस साइड में, और ये जो प्रथम फोकस है इसको आप F डैश से दर्शा रहे हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, प्रथम फोकस की विशेषता क्या होती है? इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना। इससे चलने वाली प्रकाश की जो किरण है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना। मतलब लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाता है? प्राथमिक फोकस कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। जैसे इसको अवतल लेंस के लिए आप देखें, ये हो गया इसका सममितीय अक्ष होगी और ये है इसकी मुख्य अक्ष। अब ये हमारे पास में इसमें प्राथमिक फोकस F डैश। ठीक है। और हमने क्या बोला था कि ये जो पहली बात तो यहाँ से आपको ये बता देता हूँ मैं कि ये जो किरणें हैं ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना। ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इससे वास्तव में नहीं आ रही। या फिर इसको दूसरे शब्दों में देखो, चलो आसान शब्दों में इसको हम देखते हैं, दोनों के लिए हम देख लेते हैं। चलो इसको दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। आपने आती हुई प्रतीत होना भी छोड़ दो। जैसे ये हमारे पास में हो गया एक उत्तल लेंस और ये हमारे पास में है प्रकाशिक, इसका सममितीय अक्ष, और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना। ये कोई दो किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर में ले रखी है, 1 हो 2 हो 15 हो 50 हो जितनी भी हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं। ये हो गया F डैश। किससे दर्शाते हैं हम लोग? F डैश से दर्शाते हैं। आप ये बोल सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? किससे होकर जाती है? प्रथम फोकस से होकर जाती है। ठीक है ना। या फिर जैसे ये आपने ले लिया कोई अवतल लेंस, तो अवतल लेंस के लिए हम बात करें, देखिए तो ये हमारे पास में हो गई जैसे इसकी सममितीय अक्ष, ये हो गया हमारे पास में इसके लिए मुख्य अक्ष। ठीक है। और ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। और हमने विशेषता क्या बोली थी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जो है वो अपवर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती है? प्राथमिक फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखो इस प्रकार से ये चली गई। ठीक है ना। यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है और ये हो जाएगा F डैश। ठीक है। तो प्रथम फोकस हमारे पास में, इसकी परिभाषा में आप क्या बोल सकते हो? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है ना। और ऐसे ही द्वितीय फोकस देख लीजिए आप। द्वितीय फोकस पहले तो बात आप देखो प्रथम फोकस की। प्रथम फोकस जो है ये उत्तल लेंस के लिए तो बाईं ओर होता है और अवतल लेंस के लिए दाईं ओर होता है। ठीक है। ये उत्तल लेंस के लिए तो बाईं ओर होता है और अवतल लेंस के लिए दाईं ओर होता है। ठीक है। लेकिन अब इतना ही यहाँ आप देखो फोकस को ध्यान रखो। यहाँ पे आपने बोल दिया कि दो प्रकार के फोकस हो गए। इसमें आपने क्या बोल दिया कि ये जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है ना। दो फोकस है दोनों साइड में। उनमें से अगर पहले प्रकाश की किरण समांतर है तो बाद में किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और अगर पहले ये फोकस से होकर जाती है तो बाद में प्रकाश की किरणें जो है इसके समांतर हो जाएंगी। ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। पहले अगर ये प्रकाश की किरणें जो है ये इस पे समांतर है तो बाद में फोकस से होकर जा रही है, और अगर ये पहले फोकस से आती है तो बाद में समांतर हो जाती है। ये देखना आप इसका दूसरा रूप देखिए। जैसे ये हमारे पास में है कोई उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस के लिए हमने ये ले ली सममितीय अक्ष, ये हो गया हमारे पास में मुख्य अक्ष। ठीक है। और ये आपने ले लिया कोई फोकस है, जैसे हमारे पास में एफ डैश। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण देखिए चल रही है, और इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो देखिए अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ना। और अवतल लेंस के लिए अगर हम बात करें देखिए तो ये हो गया हमारे पास में, जैसे इसकी सममितीय अक्ष हो गई, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। और मुख्य फोकस से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये देखिए मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें हो गई। मुख्य फोकस से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, एफ हो गया ये, सॉरी एफ डैश नहीं, एफ हो गया। ये इससे आती हुई प्रतीत हो रही है, इससे आ नहीं रही है वास्तव में। इसके लिए तो ये आती हुई प्रतीत हो रही है, और इसमें वास्तव से मुख्य फोकस से आ रही है। ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। अब अगर हम देखना आपने प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस देख लिया। अब हमें देखना है पतले लेंस से अपवर्तन। देखिए पतले लेंस से अपवर्तन महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसे हम लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। यहाँ पे एक व्यंजक बनेगा जो कि हमारे पास में हो जाएगा लेंस मेकर सूत्र। देखिए प्रयास करें इसको हल करने का। पतले लेंस से अपवर्तन, या फिर लेंस मेकर सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र। देखिए हालांकि शायद ये 2019 या 2018 में पूछा भी गया है। इसके बारे में जब आपको चर्चा करनी होगी तब हम देखेंगे। देखिए कोई बात नहीं है, इसमें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वाला व्यंजक काम में आएगा। ठीक है ना। समझिए मेरी बात को, हम हल करने का प्रयास करें इसको। जैसे ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस के लिए आपको इसका सत्यापन दिया गया है, और हम इसका सत्यापन उत्तल लेंस के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है। देखिए ये जैसे हमारे पास में एक पतला उत्तल लेंस हमें दिया गया है, और ये इस उत्तल लेंस के लिए हमारे पास में क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये इस उत्तल लेंस के लिए हमारे पास में क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। अब इस मुख्य अक्ष पे कोई आपने पतला लेंस जो था, इस लेंस को आपने नाम दे दिया एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन। ठीक है ना। और इधर वाला जो पृष्ठ है ये हो गया एल, एम डैश और एन। ठीक है। और इसके मुख्य अक्ष पे कोई बिंदुवत बिंब आपको दिया गया है ओ। बिंदुवत बिंब मतलब बिंदु के आकार की कोई वस्तु है, बिंदु के आकार की कोई वस्तु है। बिंदुवत बिंब हमें दिया गया है ओ, और ये कोई इससे प्रकाश की किरण चल रही है, ये कोई इससे प्रकाश की किरण चल रही है इस प्रकार से, और यहाँ इसका अपवर्तन हो जाएगा। यहाँ से इसका अगर अपवर्तन होता है तो देखिए जो प्रकाश की किरण है इस प्रकार से इस बिंदु आई डैश पर आपतित होती है। ठीक है ना। ये इस बिंदु आई डैश पर आपतित होती है। समझ गए आप मेरी बात को।
अब वास्तव में इस बिंदु आई डैश पर आपतित होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो दूसरा पृष्ठ है इसका एल एम डैश एन, इससे इस प्रकाश की किरण का यहाँ से फिर से अपवर्तन हो जाएगा, और इसका फिर से अपवर्तन होने के कारण से वास्तव में प्रकाश की किरण कहाँ पे आपतित होती है, आई पर आपतित होती है। मतलब बिंदु आई पर इसका प्रतिबिंब बनता है, जबकि बनना कहाँ चाहिए था, आई डैश पर बनना चाहिए था। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब देखिए हमारे पास में इधर ये जो वायु है, यहाँ पे आपने अपवर्तनांक ले लिया n1, लेंस का अपवर्तनांक हो गया n2, और यहाँ पे फिर से अपवर्तनांक वायु है तो n1 आ गया हमारे पास में। O पे वस्तु रखी हुई थी तो वस्तु की दूरी हो गई u, I पे वास्तव में प्रतिबिंब बनता है तो v हो गई, और I डैश पे बनना चाहिए था तो I डैश वाली जो दूरी है वो हमने मान ली v डैश। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब ये जो प्रतिरूप है, ये जो व्यंजक है, इसको आपको दोनों प्रश्नों के लिए अलग अलग हल करना पड़ेगा। इसको दोनों प्रश्नों के लिए अलग अलग हल करना पड़ेगा। एक तो है हमारे पास में पहला जो प्रश्न हमारे पास में है वो है एल एम एन, इसके लिए हम हल करें इसको। एल एम एन के लिए अगर हम हल करें इसको तो देखिए हमारे पास में आपने व्यंजक क्या बोला था, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर आ जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ से एल एम एन के लिए अगर हम देखें तो देखिए n2 मतलब दूसरा माध्यम और n1 का मतलब पहला माध्यम, और v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब है वस्तु की दूरी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस पृष्ठ के लिए एल एम एन पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण O से चलती है और फिर लेंस में आती है, O से चलकर लेंस में आ रही है। तो पहला माध्यम जहां से प्रकाश की किरण चल रही है वो कौन सा है, O वाला, उसका अपवर्तनांक क्या है n1। मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो है इसमें अभी हमने जो इस पृष्ठ के लिए एल एम एन पृष्ठ के लिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो क्या हो गया, n1 हो गया। ठीक है ना। फिर ये जा रही है लेंस में, तो दूसरा जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक हमारे पास में क्या हो गया, n2 हो गया। पहली बात तो ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। दूसरी बात, तो अब सूत्र देखें n2 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन में v यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो इस पृष्ठ एल एम एन के हिसाब से जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो कहाँ बनना चाहिए था, इस आई डैश पे बनना चाहिए था। तो आई डैश वाली दूरी लेगा और वो क्या हो गया हमारे पास में v डैश माइनस में n1 अपॉन में u यानी बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी यहाँ पे वास्तव में u ही है क्योंकि O पे वस्तु रखी हुई थी तो इसकी दूरी आ गई u, बराबर आ जाएगा हमारे पास में n2 माइनस में n1 और अपॉन में r1 हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब जो दूसरा पृष्ठ है वो है हमारे पास में एल एम डैश और n, दूसरा पृष्ठ हो गया एल एम डैश n। इसके लिए अगर हम गणना करें तो देखिए हमारे पास में क्या होगा, अब इसी सूत्र में आप देखो इस पृष्ठ के लिए एल एम डैश n के लिए यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी और यहाँ पे आपतित होगी, यहाँ से चल रही है प्रकाश की किरण, तो पहला माध्यम तो क्या हो गया, लेंस। पहला माध्यम अभी क्या है, पहला माध्यम है लेंस n2, इसका अपवर्तनांक हो गया, और दूसरा माध्यम है वायु, जिसका अपवर्तनांक क्या हो गया n1। ठीक है ना। मतलब अब उल्टा हो गया सूत्र में, इस सूत्र में n2 था दूसरा माध्यम और n1 क्या था, पहला माध्यम। अब इसका उल्टा हो गया। अब जो इस वाले पृष्ठ के लिए एल एम डैश एन, इस पृष्ठ के लिए दूसरा माध्यम, पहला माध्यम तो क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, यहाँ से चल रही है, तो पहला माध्यम तो हो गया n2 और दूसरा माध्यम हो गया n1। मतलब n1 और n2 एक दूसरे के उल्टे हो गए। इस सूत्र में n1 पहला माध्यम था और n2 दूसरा माध्यम था, लेकिन अब इस वाले पृष्ठ के लिए l m डैश n, इस पृष्ठ के लिए आपको n2 तो पहला माध्यम लेना है, n1 लेना है दूसरा माध्यम। ठीक है ना। उल्टे हो गए, n2 और n1 की स्थिति उल्टी हो गई। तो देखिए यहाँ पे क्या था, n2 यानी दूसरा माध्यम, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमारे पास में क्या है, n1 अपॉन में v यानी प्रतिबिंब की दूरी, और इसके लिए प्रतिबिंब बनता है i पर जिसकी दूरी v है, माइनस में n1 यानी दूसरा माध्यम, और दूसरा माध्यम हमारे पास में क्या है यहाँ पे, नहीं n1 यानी पहला माध्यम था इस सूत्र के अंदर। इस सूत्र में n1 का मतलब क्या है, पहला माध्यम। पहला माध्यम यहाँ पे क्या है, n2 अपॉन में u यानी वस्तु की दूरी, और ये वाला जो पृष्ठ है एल एम डैश एन, इस वाले पृष्ठ के लिए ये जो बिंदु है आई डैश, ये एक आभासी बिंब की भांति व्यवहार करता है, एक आभासी वस्तु की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। तो ये आभासी बिंब की भांति व्यवहार करेगा तो इसकी आ जाएगी बिंब यानी वस्तु की दूरी, इसकी आ गई v डैश, और बराबर आ जाएगा n1 माइनस n2, उल्टा कर दिया, अपॉन में इसकी वक्रता त्रिज्या हुई r2। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों समीकरणों को, n2 अपॉन v डैश प्लस में और n2 अपॉन v डैश माइनस में, कैंसिल हो जाएगा ये। इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो प्लस में आ गया हमारे पास में n1 अपॉन v
और माइनस में आ गया n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r1। फिर ये आ जाएगा प्लस में n1 माइनस n2 अपॉन r2। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर मान लीजिए आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाता n2 माइनस n1, ये हो जाता ना। अब देखो इस पूरे में से n2 माइनस n1 कॉमन आता है और यहाँ से n1 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से आपने n1 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया n2 माइनस में n1 और यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस में 1 अपॉन r2। यहाँ से आप n1 भी कॉमन लोगे तो बाहर आ गया n1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 और यहाँ पे क्या हो गया माइनस में 1। ठीक है, ये n1 से n1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में आ गया 1 अपॉन v माइनस में 1 अपॉन u बराबर n2 अपॉन n1 को आपने क्या लिख दिया n21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस में 1 अपॉन r2। अब यहाँ से अगर हम देखें, हमने मान लिया कि यदि बिंदु f पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब v की जगह आपने क्या ले लिया f, और f पे प्रतिबिंब यानी फोकस पे प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हुई होगी अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो u का मान अनंत हो गया, तो 1 अपॉन और v का मान तो f बराबर 1 अपॉन और u का मान क्या है अनंत, तो 1 बटा अनंत तो 0 हो गया, बराबर आ गया n21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस में 1 अपॉन r2। ये जो सूत्र है इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा यहां से और देखें हम लोग, इसमें यहाँ पे आपने ये बोल दिया कि यदि पहला जो माध्यम है वो तो हमारे पास में है वायु और दूसरा माध्यम है हमारे पास में कांच, तो यहाँ से पहले माध्यम वायु के लिए n1 का मान 1 और दूसरे माध्यम n2 का मान आपने ले लिया n, तो यहाँ से n21 जो है इसका मान होता है n2 अपॉन n1 बराबर आ जाएगा n अपॉन में 1 बराबर है n। तो आपको अभी n21 की जगह क्या लिखना है n लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन f बराबर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस में 1 अपॉन r2। ये हो जाएगा लेंस मेकर सूत्र। लेकिन ये केवल तभी लागू होगा जब ये वाला जो प्रतिरूप है ये केवल तभी लागू होगा जब जो पहला माध्यम है वो वायु और दूसरा माध्यम हो कांच। ये महत्वपूर्ण व्यंजक है और ये सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है। हम दोबारा कल इसी को एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।